तो ग्रेविटी के बारे में एक आइडिया लग गया हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और हमने एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी बात करी, उसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी देखा किस तरह से होता है, और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से उस फॉर्मूला को Gm1m2/d² को किस तरह से न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है ना। हमने ये भी देखा कि मास की वैल्यूज़ या डिस्टेंस की वैल्यूज़ चेंज करने के बाद जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने यूटिलिटी भी देखी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस हमको पता ही होना चाहिए। तो हम जो बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं या आज हम जो बात करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल का कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ फ्री फॉल, और फ्री फॉल से एसोसिएटेड फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें फ्री फॉल की। व्हाट इज़ अ फ्री फॉल? तो फ्री फॉल इज vertically downward motion of an object towards earth surface under the influence of gravity. Gravity is gravitational force by which earth attracts the object towards its surface। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक ही बात है, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे गिरता है, अर्थ के ऊपर गिरता है, तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अब जब वो ऊपर से अर्थ की तरफ गिरेगा तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। देखो, एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हैं अपन कि समझो ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से हमने कोई चीज़ ऊपर अगर फेंक दी तो उस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है अर्थ। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, अपने कोर की तरफ खींचती है, ठीक है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। उसको हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय अर्थ, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। ये उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ गया, ये उस वेलोसिटी को लगातार कम करने का काम कर रहा है। सो दिस फोर्स इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो होता है वही किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकता है। तो ये वाला फोर्स जो है, ये नीचे की तरफ लग रहा है जो, ये इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करता जा रहा है, और फिर अल्टीमेटली होगा क्या कि एट अ मैक्सिमम हाइट जा करके ये रुकेगा और फिर ये वापस नीचे गिरने लगेगा। हाँ, वापस नीचे गिरने लगेगा क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है अपनी तरफ। तो अब ये अर्थ के डायरेक्शन में गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो हम ये समझ लें ओनली ग्रेविटी, हम किसी भी तरह के फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब कहने का ये है हमारा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है फ्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, किसी टॉप पोजीशन से नीचे की तरफ अर्थ की सरफेस पर, तो हम उस तरह के मोशन को फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, अब फ्री फॉल के दौरान होता क्या है, दोनों तरह की बातें करते हैं हम। एक तो ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका तब क्या हो रहा है, और नीचे आया फ्री फॉल किया तब क्या हो रहा है, दोनों बातें, क्योंकि दोनों ही बातों में अर्थ का ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है, पहले तो हम अपवर्ड्स बात करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रहा है, हमने उसको समझो किसी स्टोन को ऊपर फेंक दिया तो वो वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है, क्या होगा, जब वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ में, एंड अल्टीमेटली इट वुड रीच टू ज़ीरो। कहाँ पर ज़ीरो, दैट वुड बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। कितनी हाइट तक जाएगा, जहाँ तक वो रुके नहीं। जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तब वो वापस नीचे गिरने लग जाएगा। तो जब उसका मैक्सिमम हाइट आएगा वो वही टाइम है जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। इस समय उसका एक्सेलरेशन जो है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v तो ज़ीरो होने वाला है और u का कुछ वैल्यू होगा, तो ज़ीरो माइनस u, वट एवर u इज, वट एवर t इज, a is going to be negative. Acceleration is going to be negative. This acceleration is denoted by another letter g, and we call it acceleration due to gravity. Acceleration due to the gravitational force of the earth. इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में फर्क आता है। क्या फर्क आता है, दैट इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम कहते हैं कि जी ये जो फोर्स है ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसको हम g बोल रहे हैं तो इसको m इंटू जी बोलेंगे। याद रखने की बात क्या है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट द मिनिमम force applied on an object to overcome the gravitational force on it, the gravity applied on it is always equal to its weight। वो हमेशा इसके वेट के बराबर होगा, यानी m इंटू जी। m इंटू जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग समथिंग टुवर्ड्स इट्स कोर। अगर उस ऑब्जेक्ट को आप उठाओगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट भारी क्यों लग रहा है,
क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रही है, आप उसको ऊपर खींच रहे हो, है ना। तो अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये उसका वेट होगा। तो हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम कब उठा पाते हैं, जब उस पर नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को हम ओवरकम कर देंगे। तो क्या लिखा हमने, फिर से देखो, द मिनिमम फोर्स अप्लाइड, वेट क्या है किसी ऑब्जेक्ट का, द मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी अप्लाइड ऑन इट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट। ठीक है, ये वेट की बात हो रही है कि वेट क्या होता है, m इंटू जी इज द वेट एंड m इंटू जी इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कहीं भी, जैसा हमने कहा यहाँ पर समझो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ इसको भी अपनी तरफ खींच रही है टुवर्ड्स इट्स कोर। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका सेंटर यहाँ पर है, और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, which is approximately 6400 kilometers और 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे उसको। तो ये जो रेडियस है, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ और ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारा फॉर्मूला लगता है जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। m इंटू जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास g का वैल्यू, जिसको आप जी ई भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का वैल्यू आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब आप समझते हो कि ये तीनों ही फिगर या ये तीनों ही जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये कांस्टेंट है। जी का वैल्यू हम जानते हैं 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, इसको 6.67 भी लिख दे 6.7 भी लिख देते हैं आपकी बुक में, लेकिन अपन वही लिखते हैं जो हमने पढ़ा है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, 6.67 और 6 एक जगह पे रख देते हैं, नीचे भी 6.4 स्क्वायर है तो दो बार आएगा, 6.4 इंटू 6.4 को एक जगह रख देते हैं, और 10 की पावर वाली सारी चीज़ें एक जगह, 10 टू द पावर -11 यहाँ दिख रहा है हमको, +24 यहाँ दिख रहा है। ये स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 12 है, प्लस का है नीचे तो ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो 24 और 12 एंड 11 23, +24 -23 1 बचा, तो 10 टू द पावर 1 मतलब 10 टू द पावर 1 मतलब 10, इसको हटा दो, 10 बच गया। हाँ, और इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, जितना हो सके उतना तो अपने आप करो, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ये 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 टाइम्स 3.2, इधर 1.6, इधर 5, है ना। तो अब हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। 6.67 इंटू 3 इंटू 5
दैट इज 100.05 डिवाइडेड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 1.6, तो वैल्यू 9.77, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हमने 6.667 यूज़ किया, अगर हम 6.7 यूज़ करते तो ये एग्जैक्टली 9.8 आ जाता। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट इसकी वही रहेगी क्योंकि है तो ये एक्सेलरेशन ही, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसका ये जो वैल्यू हमने निकाला है ये यूनिवर्सली कांस्टेंट भी नहीं है और अर्थ पर हर जगह कांस्टेंट भी नहीं है। ये कांस्टेंट है लेकिन उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बेसिकली आप देखें कि अर्थ का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीटली स्फेरिकल ना होकर के जियोइड है। अर्थ एक स्फेयर जैसा हम मान लेते हैं लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा जियोइड होता है। हाँ, जियोइड है तो मतलब जो डिस्टेंस पोल के और इसके बीच में है वो स्मॉल है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है एट पोल इज स्मॉलर बाय 21 किलोमीटर्स एज कंपेयर टू द रेडियस एट इक्वेटर। रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर बाय 21 किलोमीटर्स। हाँ, हम ऐसे तो कहते हैं इसको कि एवरेज हमने ले लिया 6400 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन एक्चुअली इतनी होती नहीं है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है वो तो है इक्वेटर पे। तो रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज 6378 किलोमीटर्स, है ना। और रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6357 किलोमीटर है। दोनों के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 21 किलोमीटर्स। इस वजह से क्या होता है कि जो g का वैल्यू एट पोल जो है वो लिखा जाएगा g मास ऑफ अर्थ, ये दोनों तो कॉमन है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल जो है वो छोटा है थोड़ा, इसका वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो g का वैल्यू एट पोल स्लाइटली लार्जर होगा, हायर होगा। अगर इक्वेटर पे बात करें, इक्वेशन इसकी इक्वेटर पे बात करें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, g की, स्मॉल g की, तो हम लिखेंगे g me, यानी g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी फिक्स्ड है 6 × 10⁻24, और रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसके स्क्वायर के हिसाब से g का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम कह रहे थे कि m इंटू जी इज इक्वल टू वेट। m इंटू जी इज इक्वल टू वेट, और हम कह रहे हैं कि पोल पर g का वैल्यू जो है, क्योंकि रेडियस छोटी है तो g का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो एट पोल m इंटू जी का वैल्यू ज़्यादा, एट इक्वेटर पे m इंटू जी का वैल्यू कम। यानी सेम ऑब्जेक्ट का वेट पोल पर ज़्यादा आएगा और इक्वेटर पर कम आएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन बना था, हमने आपको याद हो तो डिस्कस किया था कि कोई बंदा पोल पे गया, वहाँ पे उसने कुछ गोल्ड खरीदा,
और उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि इक्वेटर के पास रहता था कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का गोल्ड मिल रहा है, तेरे लिए भी ले आऊँ क्या? तो बोला कि हाँ भाई ले आओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लो, मैं यहाँ पे इसका वज़न कर लेता हूँ। उसने उसका वेट कैलकुलेट किया वहाँ पे पोल पे, और जो वेट आया उसको बता दिया, अकॉर्डिंग टू द वेट उसने पेमेंट कर दी। लेकिन जब वो वापस आया और उसको हैंडओवर किया गोल्ड, तो उसने तोल करके देखा तो उसे वेट कम पता चला, उसका वेट कम आया। तो उसे लगा कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ चीटिंग की है, लेकिन एक्चुअली कोई चीटिंग नहीं हुई उसके साथ। यहाँ पर आने के बाद, इक्वेटर पर आने के बाद जो वेट होता है वो कम हो जाता है। तो उसके फ्रेंड ने तो पोल पे बेचारे ने अच्छे से उसका वेट बिल्कुल ईमानदारी से किया था, लेकिन जब वो इक्वेटर पे आया तो पता चला कि वेट थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसा होता है ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ। स्टिल हम ये मान लेते हैं कि अर्थ की सरफेस पर, या तो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस और क्लोज टू द सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ पढ़नी है फ्री फॉल में। हाँ, फ्री फॉल का सिग्निफिकेंस किस तरह से हमने उसको कैलकुलेट किया है, Gm/r² या r²। द अर्थ इज नॉट a perfect square, it is geoid. So as the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the poles than at the equator. तो पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, ये वैल्यू रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, ये भी हमने करके देख लिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज दिस। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो हम वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन की बात कर रहे हैं, उसमें सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन काम में आएंगी। बस जहाँ पर ए लिखते हैं वहाँ पर जी लिख देंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि S इज इक्वल टू H डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात यह है, जो बात हम यहाँ लिख रहे थे अब उस बात को पूरा कर देते हैं। हम कह रहे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन उसकी होती है, तो पहली बात, जब वो अपवार्ड जाता है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होती है और उसकी जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। बट ड्यूरिंग अ फ्री फॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स, तो उस समय जी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो उसका वैल्यू होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is the value of g when the object is thrown upwards. When the object is coming downwards, then the g's value is this. Upward motion में v, the final velocity is 0. Free fall में u, the initial velocity is 0. इन दो बातों का भी ध्यान रखना, तो सोचने में टाइम बर्बाद नहीं होगा जब आपके सामने इस तरह से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। क्या कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसमें जहाँ पे भी a लिखा है वहाँ पर g लिख दिया जाएगा और फिर इसको वैसे यूज़ किया जाता है। इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स। द एक्सेलरेशन a विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट द मोशन, मतलब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखें,
A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g equal to 10 meter per second square for simplifying the calculations. What is the speed on striking the ground? क्वेश्चन कैसे करते हैं इस तरह के? आपको इसकी लैंग्वेज समझना पड़ेगी। A car falls off a ledge. समझो ऐसी जगह है, कार यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से गिर गई ना, यहाँ पे कार थी और कार अभी नीचे गिर गई। तो फ्री फॉल की सिचुएशन है, ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, उसको नीचे पहुंचने के लिए आधा सेकेंड लगा। अब देखो जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो u अपने आप 0 मीटर पर सेकेंड ले लो और g यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये प्लस का है। ऊपर से नीचे जब वो गिर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन है तो वो प्लस होगा, ठीक है। और 0.5 सेकेंड में गिर गया वो, तो हमारे पास टी, यू और एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें तो हैं ही। व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं पहले केस में, तो है ना, v पूछ रहे हैं। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द, वो तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड निकाल दी जाती है। टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। हाँ, और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, h निकालेंगे तो एवरेज स्पीड आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से आ जाएगी। तो देखो अब सबसे पहले तो v निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस AT या u प्लस GT, वेयर u इज 0, g इज 10 लेना है इस क्वेश्चन में और t इज 0.5, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये कार टकराएगी ज़मीन पे। अब एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, एवरेज स्पीड के लिए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब इस हाइट, ये हाइट निकालना पड़ेगी। लास्ट पार्ट भी ये कह रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के दो फार्मूला है, एक तो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a की जगह में g लिख रहा हूँ जी टी स्क्वायर। हमारे पास g भी है, t भी है और u भी है, और u 0 है तो u t तो 0 हो गया। s इज h हाइट, हाँ, इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू g इज ऊपर से नीचे गिर रहा है प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। हम इस दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ नीचे 10 यानी 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक 0 से एक 0 इसका भी काट दो और ये हो गया 25 अपॉन 2 इंटू 10 20, मतलब आप इसको 5/4 भी बोल सकते हो। तो 5/4 का ये क्या निकालना है हम, हाइट। क्या बना, .25 मीटर। ये लेज की हाइट जो है ये 1.25 मीटर है। 1.25 मीटर। वेलोसिटी तो हमारी आएगी, कितनी आ गई थी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गई थी। मीटर पर सेकेंड ये आ गई, और एवरेज स्पीड निकालना है तो आप अब हाइट निकाल चुके हो आप 1.25 मीटर,
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो यही है और टोटल टाइम टेकन है 0.5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू 1.25 अपॉन 0.5। जिसको इनमें प्रॉब्लम आती हो सिंपली मैंने तरीका बताया आपको, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो 1 के आगे 2 ज़ीरो लगा दो, इधर पॉइंट हटाओ 1 के आगे 1 ज़ीरो लगा दो क्योंकि एक ही नंबर है। तो 125 अपॉन 5 ये 5 इंटू 10 50। अब आप इसको 50 करना चाहते हो तो 50 कर दो और 25 की टेबल में देखो ये 2 टाइम्स आता है और ये 5 टाइम्स आता है, तो ये 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड is going to be the average speed in this case. ये एग्जाम्पल्स हम पहले भी कर चुके हैं। 5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 1.25 मीटर, ये आपने कर लिया है। यहाँ से अच्छी बात है, अगर आपने इसे देख करके सिर्फ सीखा है तो अपने आप प्रैक्टिस करो, अपने आप करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला न्यूमेरिकल, इसको बिना किसी सॉल्यूशन को देखे अपने आप करो। कल की क्लास में इसको करेंगे और फिर इसके साथ हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाने वाले और नीचे से ऊपर आने वाले जो क्वेश्चन हमको चैप्टर एंड एक्सरसाइज में मिला था उस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हाँ, जिसमें मूवमेंट होती है, रिलेटिव मूवमेंट 2 स्टोन्स की, एक ऊपर से नीचे एक नीचे से ऊपर। तो वो भी आप अपने आप एक बार करके देखो, है ना। रिवीजन का ये फ़ायदा है कि आपको जो जो चीज़ें याद आती जा रही है वो आप अपने आप करके देखो कि आपको कितनी याद है, आप भूले तो नहीं, और बाकी सब तो मैं यहाँ पे करवा ही दूँगा। ठीक है, थैंक यू।